तो हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में This call is now being recorded. अब तक पढ़ लिया है एडसॉर्प्शन और पढ़ लिया है हम लोगों ने कैटालिसिस, ठीक है ना। एडसॉर्प्शन के अंदर क्या क्या पढ़ा है, डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन को डिटेल में डिस्कस किया। हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस, एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेट, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, इनको पढ़ा हम लोगों ने। फिर डिसॉर्प्शन पढ़ा, फिर सॉर्प्शन पढ़ा और उसके अंदर पॉजिटिव सॉर्प्शन पढ़ा और नेगेटिव सॉर्प्शन पढ़ा। ये सब चीजें देखी, कंसेप्चुअल हाँ सर। पॉइंट्स देखे कि डेल्टा एस नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए जो डेल्टा जी होता है ना बेटा, वो भी नेगेटिव होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद में हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन के टाइप्स देखे। दो टाइप के होते हैं, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन को पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस के फॉर्म में देखा है। इसको याद रखने में आपको इजी होगा। बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ा। उसमें टोटल मिला के कितने थे, 4 थे। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट देखा, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट देखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का जब ग्राफ हमने बनाया तो हमको पता चला कि x/m जो होता है वो प्रेशर के पावर 1 के प्रोपोर्शनल भी होता है और पावर 0 के प्रोपोर्शनल भी होता है। तो हम लोगों ने x/m इज इक्वल टू Kp⁻1/n लिखा। जब हम लोगों ने दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया तो फाइनली हम लोगों को एक इक्वेशन मिला जिसको हम लोगों ने y इज इक्वल टू mx+c के इक्वेशन से कंपेयर किया, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट किया और उसको हम लोगों ने फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बोला। तो दैट वाज ऑल अबाउट एडसॉर्प्शन, है ना। एडसॉर्प्शन में हमने इतनी सारी चीजें देखी। बाद में हम लोगों ने कैटालिसिस शुरू किया। उसमें हमने देखा कैटालिस्ट की डेफिनेशन, ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, इसको कैटालिस्ट बोलते हैं। और इस फिनोमिना को हम लोग कैटालिसिस बोलते हैं। कहते हैं कि एक कैटालिटिक प्रमोटर्स भी होते हैं और कैटालिटिक इनहिबिटर्स भी होते हैं, उसको भी समझा। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने कैटालिसिस की टाइप्स देखी, होमोजीनस कैटालिसिस क्या होता है और हेट्रोजीनस कैटालिसिस क्या होता है। और मैंने आप लोग को बताया था कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस कैटालिसिस, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस। तो आपको पता है कि रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट अगर सेम फिजिकल स्टेट में रहे तो उसको होमोजीनस कैटालिसिस कहेंगे, और अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट में कहे तो रहेंगे तो उनको हम लोग हेट्रोजीनस कैटालिसिस कहते हैं। और विद एग्जांपल्स हम लोगों ने उसकी बातचीत करी थी। फिर हम लोगों ने मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थियरी कैटालिसिस पे क्या कहती है वो हमने 5 पॉइंट्स के फॉर्म में समझा था। पहले तो रिएक्टेंट का डिफ्यूज होके कैटलिस्ट की तरफ आना और कैटलिस्ट पे आके फिर उसके बाद में प्रोडक्ट का उसके ऊपर से डिसॉर्ब हो जाना और डिसॉर्ब होके डिफ्यूज अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट हो जाना। ये 5 प्रोसेस हमने देखी। हमने कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है विद एग्जांपल समझा। कैटालिटिक सिलेक्टिविटी क्या होती है विद एग्जांपल हमने सीखा। फिर उसके बाद में शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस यूजिंग जियोलाइट्स। जियोलाइट किस तरह से शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस है, जियोलाइट्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियली कौन सा जियोलाइट किस काम के लिए यूज होता है, ZSM5 के बारे में हमने बातचीत करी। मैंने आपको बताया था कि ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, 3 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर उसके अंदर हम लोगों ने एक लास्ट टॉपिक कैटालिसिस के अंदर ये पढ़ा था कि एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि एंजाइम्स एक बायो कैटालिस्ट होते हैं। एक्चुअली वो जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हाई होता है। और मैंने n नंबर ऑफ एग्जांपल्स लेके आपको समझाया कि एंजाइम कौन कौन से कब वर्क करते हैं। एटलीस्ट 2 या 3 आपको याद होने चाहिए। फिर हम लोगों ने एंजाइम के वर्क करने का मैकेनिज्म सीखा कि ई और एस मिलके ई एस बनाते हैं और ई एस से फिर ई अलग जब होता है तो एस पी में कन्वर्ट हो गया होता है। फिर हमने बोला था कि एक मॉलिक्यूल एंजाइम का जो है ना वो 1 मिलियन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, और वो भी सिर्फ 1 मिनट में। इतने पावरफुल होते हैं ये। उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, उनका ऑप्टिमम प्रेशर क्या होता है, ये सारी बातचीत हम लोगों ने करी। हमने बोला कि कैटालिटिक कुछ प्रमोटर जिस तरह से होते हैं वो एंजाइम प्रमोटर भी होते हैं, उनको कोएंजाइम्स बोला जाता है। और हमारी बॉडी में कोएंजाइम का जो काम करते हैं
वो होते हैं बेसिकली विटामिन। और जैसे कैटालिटिक प्रमोटर्स होते हैं वैसे कैटालिटिक इनहिबिटर्स भी होते हैं। कैटालिटिक इनहिबिटर्स कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, तो हम लोग कहते हैं कि अगर एक्सेस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हमने इनटेक किया है तो वही कैटालिटिक इनहिबिटर का काम करते हैं, हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करना फिर बंद कर देती है। और ये बहुत सिलेक्टिव इन नेचर होते हैं, ऐसा हमने बोला था। बहुत सिलेक्टिव इन नेचर का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन को करवाने के लिए अगर एक एंजाइम का यूज हो रहा है तो वही एंजाइम को अगर दूसरे रिएक्शन में हम यूज करेंगे तो दैट विल बी टोटली फ्रूटलेस। यहाँ पर हम लोगों ने कैटालिसिस को एंड किया था, ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, वो हमने कंप्लीट किया। फिर हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, मतलब परसों के लेक्चर में, हम लोगों ने कोलॉइड से स्टार्ट किया था। मैंने आपसे कहा था कि थॉमस ग्राहम नाम के साइंटिस्ट ने दो दो टर्म्स को कॉइन किया था। उसमें से एक था क्रिस्टलॉइड और दूसरा था कोलॉइड। अगर NaCl को पानी में डालते हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, तो वो NaCl क्रिस्टल कैसा हुआ, क्रिस्टलॉइड हुआ। लेकिन वही NaCl को अगर बेंजीन में डालते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होता, स्पेरेंजली सॉल्युबल होता है उसके अंदर, मतलब बहुत कम सॉल्युबल होता है उसके अंदर। ऐसे केस में जो सॉल्यूट की साइज है वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में रह जाती है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं, और सॉल्यूट को उसके अंदर हम लोग डिस्पर्स फेज और सॉल्वेंट की जगह पे हम लोग डिस्पर्जन मीडियम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन ये तीनों अलग अलग हैं, और बाकायदा पॉइंट ऑफ डिफरेंस के फॉर्म में मैंने ये तीनों की बातचीत आप लोगों के साथ में करी थी। एक पूरा पेज भर के हम लोगों ने 5-6 पॉइंट देखे थे उसके अंदर, तो आप तब समझ लिए थे कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन ये तीनों किस तरह से अलग है। ना हम लोग को इस चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है, ना हम लोग को इस चैप्टर के अंदर सस्पेंशन पढ़ना है, हम लोग को बेसिकली इस चैप्टर के अंदर कोलॉइड्स ही पढ़ना है। तो फिर आगे हम लोगों ने कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बेसिस पर कोलॉइड्स को हम लोग कितने टाइप्स में, 8 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। डिस्पर्जन मीडियम को मैंने फिक्स कर दिया था SSS, LLL और GG। लास्ट वाला जो GNG है वो नहीं लेना होता है हम लोग को, और जो DP है वो SLG, SLG और SL लिया था। आप लोगों को मैंने ट्रिक भी सिखा दी थी कि किस तरह से आप उसके एग्जाम्पल्स को याद करेंगे। अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो ऐसे टाइप के एग्जाम्पल को हम लोग एरोसोल्स ही बोलते हैं। फिर लिक्विड की बात करें तो सॉलिड इन लिक्विड में S और L के बीच में सिर्फ O लगाना होता है, उसको सोल बोलते हैं। लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन बोलते हैं। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड को हम लोग फोम कहते हैं। फिर सॉलिड इन सॉलिड को सॉलिड सोल, सॉलिड इन क्या, गैस इन सॉलिड को भी हम लोग सॉलिड सोल कहते हैं, और लिक्विड इन सॉलिड को हम लोग कहते थे जेल। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल सारे बाय हार्ट कर लिए थे। आई होप आप लोग को अभी तक याद है ये। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़े थे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। मैंने आपको बताया था कि DP जो डिस्पर्स फेज है उसका नेचर क्या है, उसके बेसिस पर भी हम कोलॉइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में। एक था मल्टी मॉलिक्यूलर, दूसरा था मैक्रोमोलिक्यूलर और तीसरा था एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अगर एक DP का पार्टिकल निकाल के देखते हो और उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको दिखते हैं तो आप उसमें ऐसा कह सकते हो कि वो जो है वो मल्टी मॉलिक्यूलर है। जैसे एग्जांपल हमने दिया था कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल के हाइड्रोक्साइड और मेटल के सल्फाइड्स। ठीक है, ये अगर एक DP उसका निकाल के देखोगे ना तो एक की सल्फर नहीं होगा, उसके अंदर बहुत सारे सल्फर आपस में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, और तभी उनकी साइज रेंज 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर की रेंज में आती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने मैक्रोमोलिक्यूलर स्टार्ट किया था। तो हमने देखा था कि एक DP का पार्टिकल आप निकाल के देखोगे तो वो इटसेल्फ बहुत बड़ा पार्टिकल होगा। ठीक है, जैसे पॉलीमर्स के एग्जांपल लेते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गम, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, ये सब कैसे एग्जांपल है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स के। एसोसिएटेड कोलॉइड्स पे हमने लास्ट लेक्चर को एंड किया था। एसोसिएटेड कोलॉइड्स इन सबसे अलग है। एसोसिएटेड कोलॉइड्स की क्या खास बात थी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे वो इलेक्ट्रोलिटिक नेचर शो करता है और हायर कॉन्सेंट्रेशन पे वो कोलॉइडल नेचर शो करता है। इसको समझने के लिए मैंने आप लोग, अच्छा सुन रहे हो क्या, सब लोग सुन रहे हैं ना, कोई हाँ हाँ सर। बोलो भाई। यस सर, यस सर। हाँ मतलब है ना, कुछ ब्रेक हाँ नहीं हो रहा, सर। एकदम शांत हो गए हो तो पापा मेरे को लगा कि मैं ऐसे तो नहीं मोबाइल के सामने नहीं किसी सर, को आप सुन रहे थे। नहीं नहीं सर। नो सर। है ना, दिमाग में बैठा है ना, ये सब चीजें पढ़ी है ना हम लोगों ने। हाँ सर, हमने यस पढ़ा। सर। हाँ सर। याद कर। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, हाँ ओके बेटा। तो
क्या बोल रहा था मैं, मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स हमने पढ़ लिया, फिर एसोसिएटेड कॉलॉइड्स में हमने सोप और डिटर्जेंट की एग्जांपल लिए थे। जो सोप होता है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स होता है, और जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर सल्फोनिक एसिड्स होते हैं बेटा, है ना। ये दोनों में डिफरेंस था। फिर हम लोगों ने क्या किया था, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे C17H35CO को जब आयोनाइज किया था तो C17H35CO माइनस और Na+ में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से वो इलेक्ट्रोलिटिक नेचर शो कर रहा था। लेकिन जब उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ाया ना बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से क्या हो गया कि वो इस तरीके के देखो गोल बना रहे थे, एक ऐसा जा रहा था, फिर एक ऐसा जा रहा था, फिर एक ऐसा जा रहा था, फिर एक ऐसा जा रहा था, और एक ऐसा, और एक बड़ा सा पार्टिकल बनता था जिसको हम लोग एसोसिएटेड कोलॉइड्स बोलते थे। और एसोसिएटेड कोलॉइड्स को माइसल्स या मिसल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन सर। जो C17H35CO माइनस वाला जो मिसल था ना, उसके सरफेस के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा था, वो नेगेटिव चार्ज की वजह से हम लोग उसको नेगेटिव मिसल भी कह रहे थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को शायद एक और एग्जांपल दिया था, 2 डेसाइल अमोनियम सल्फेट। 2 डेसाइल अमोनियम सल्फेट आप लोगों ने ही बताया था कि वो एग्जांपल होगा सर हाँ पॉजिटिव मिसल, हाँ सर। क्योंकि अमोनियम है NH4+ उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो वो पॉजिटिव मिसल का एग्जांपल हो गया। फिर लास्ट में हम लोगों ने जब लेक्चर एंड किया था तो हम लोगों ने 2 डेफिनेशंस पढ़े थे। पहला था CMC क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा था क्राफ्ट टेम्परेचर। हम लोग कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के अबव जाने पर एसोसिएटेड कॉलॉइड्स का फॉर्मेशन होता है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के अबव जाने पर, तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबव जाने पर मिसल का फॉर्मेशन होता है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर या TK से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लेक्चर को एंड किया था। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया। और मैंने आप लोग को ऐसा बोला था कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप ये क्या होता है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया क्या अब तक का, हाँ है ना। सर। तो पढ़ाई आप लोगों की बेटा हाँ ऐसी होनी चाहिए, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों से अगर कोई बोले ना कि सरफेस केमिस्ट्री में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, तो जिस तरह से मैंने बोलना शुरू किया और फिर रुका नहीं और एंड तक मैंने आपको सिखा दिया कि इस तरह से आप हम लोगों ने पढ़ाई की है, इस तरह की पढ़ाई करो बेटा, है ना। तो आप लोग मतलब A1 अचीव कर पाओगे आराम से अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इस तरीके का इस लेवल पे जाके पढ़ाई करो, है ना। किस तरह से मैं ओके बोला सर। ना, वैसे मैं चाहता हूँ कि कभी आप लोगों से मैं पूछूं और आप लोग बोलो। इस तरह से अगर मैं किसी को बोलूं बेटा कि अभी 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 के अभी आप लोगों ने सॉल्यूशन में, आपको पूरा नहीं बताना है, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आप लोग 10 मिनट के अंदर मुझे उसकी समरी बताओ कि आपने पढ़ा क्या है। तो कभी मैं आपको ऐसा बोलूं कि 10-15 मिनट में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा का पूरा रिवाइज करके मुझे बताओ, तो आप लोगों को ये बोलने आना चाहिए। और ये ट्रिक जो टेक्निक है, मैं किस तरह से बोलता हूँ वो ऐसा आपको सीखना है बेटा, ठीक है ना। हाँ अच्छा, सर। फिर उसके बाद में हम लोग को अभी स्टार्ट करना है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप्स यस सर। एक एसोसिएटेड कोलॉइड होते हैं, ये आप लोग को पता हम्म। है ना। सोप एक एसोसिएटेड कोलॉइड होते हैं, ये सब आप लोग को पता है। अच्छा, एक काम करूं, मान लो कि ये कपड़ा है, ठीक है, यस सर। इसके ऊपर लग गया ऑयल का दाग, हाँ सर। ऑयल का एक दाग लग गया। हम्म। अब इसको मैं पानी में भिगो भिगो के परेशान हो गया हूँ, लेकिन ये दाग निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। मानते हो ये बात को, यस हाँ सर। सर। यस सर। है ना। हाँ आप सर। कितना भी पानी में भिगो लो इसको, ये नहीं दाग निकलेगा। ही नहीं निकल रहा। ऑयल का दाग आपने सुना भी होगा, नहीं निकलता जल्दी। लेकिन डिटर्जेंट यूज करने के बाद में वो दाग थोड़े थोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने डिटर्जेंट हाँ डाला, सर। शेक कर हाँ। रहे हो, शेक कर रहे हो, शेक कर रहे हो, तो वो दाग निकल रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ना बेटा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप या फिर डिटर्जेंट, दोनों में से कुछ भी मैं कह रहा हूँ। ठीक है, यस अगर सर। एक डर्ट पार्टिकल है इसके ऊपर लगा हुआ, पानी में डालने से नहीं निकल रहा, लेकिन वो साबुन से उसको शेक करेंगे तो निकल जाता है। पहले क्यों नहीं निकलता है और बाद में क्यों निकल जाता है, बस यही अपने को समझना है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में। ठीक है, ये ऑयल का दाग था यहाँ पे ना। अगर ये ऑयल का दाग है तो ये जो पोर्शन है ना, वो एक हाइड्रोकार्बन है बेटा, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोकार्बन जो होता है वो एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ये वर्ड समझ रहा, हाइड्रोफोबिक। हाँ सर पता है। हाइड्रो का मतलब पानी से पानी। रिलेटेड, हाँ। और फोबिक का मतलब उसको उसका फोबिया है। हाँ मतलब इसका वो मतलब दूर, हेटिंग, पानी से दूर भागेगा। पानी से दूर भागता है। पानी अगर उसको चिल्ला चिल्ला के कहेगा मेरे साथ चल, हम्म।
तो वो उसकी एक नहीं सुनेगा, वो उसको मना कर देगा, मैं तेरे साथ में आने वाला नहीं हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। और एक वर्ड होता है बेटा हाइड्रोफिलिक। हाँ सर, मतलब हाइड्रोफिलिक पानी का मतलब पानी अट्रैक्ट करेगा। की आवाज देने की देर है, वो पोर्शन उसके साथ में चला जाएगा। ठीक है। अब जो ऑयल है वो हाइड्रोकार्बन है, मतलब नॉन पोलर है ऑब्वियसली। कार्बन और हाइड्रोजन के उससे बना यस। है, तो कार्बन और एच के बीच में तो हम लोग बोलते हैं ना पोलर बॉन्ड नहीं होता, नॉन पोलर है। हम्म। और पानी पोलर है, और हम लोग बोलते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक, और क्या बोलते हैं, लाइक डिजोल्व्स लाइक बोले थे ना, पोलर सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व कभी नहीं होता। हम्म। जो पानी है वो पोलर है, ये जो दाग लगा हुआ है वो नॉन पोलर है। इसको हम लोग केमिस्ट्री में ऐसा भी कह सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक है। अब हमने पूरा का पूरा कंटेनर भर के इसके ऊपर से पानी पास कर दिया, पानी तो एज इट इज निकल गया, लेकिन इसके अंदर से दाग जरा भी नहीं निकला। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने डिटर्जेंट लिया और डिटर्जेंट डाला और पानी में मिक्स करके फिर इसको उसके अंदर डुबो के रखा। तो अब इसके अंदर देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, देखो ये ऑयल का ड्रॉप था, ये वाला ऑयल का ड्रॉप, ये ऑयल का ड्रॉप है। जैसे मैंने डिटर्जेंट डाला ना, तो डिटर्जेंट का जब जैसे सीएमसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन गया, मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन नहीं, थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है, सीएमसी के अब हो गया ना, तो अब इसने फॉर्म करना शुरू कर दिया एसोसिएटेड कोलाइड। अब देखो ये पॉइंट है अपना ऑयल, यहां पर एक मॉलिक्यूल आया और अटैच हुआ, किसका, डिटर्जेंट का। एक मॉलिक्यूल और आया अटैच हुआ इसके ऊपर, एक मॉलिक्यूल आया और अटैच हुआ इसके ऊपर, एक मॉलिक्यूल आया और अटैच हुआ, एक मॉलिक्यूल आया और अटैच हुआ, एक मॉलिक्यूल आया और अटैच हुआ, और इस तरह से इन्होंने बना लिया एक एसोसिएटेड कोलाइड। यस बात आई सर। समझ में। यस अब सर। सवाल ये है कि सर ऑयल के ऊपर ही इन्होंने ये काम क्यों किया। ये ऑयल को ये निकालना बताया है आप। सर, तो सबको फोर्स चाहिए उसको निकालने के लिए, इतने सारे। हाँ, नहीं तेरा बात नहीं आ रही बेटा, बहुत हल्की हल्की से आ रही है। सर ऑयल को निकालना है अपन को तो उसमें वो से। तो हमको पता है कि हमको ऑयल को निकालना है, हम्म। सर ऑयल ऑयल को निकालना बहुत निकालने में हार्ड थोड़ी होता है देर सर। लगती है ऑयल पूरी को पता है, निकालने में। इधर ऑयल तो मैं इधर ही जाऊंगा। तो जाके देखो ये ऑयल का ड्रॉप था, हम्म। तो ये जो जो C17H35CO आया माइनस, वो आके इसके ऊपर ऐसे अटैच हुआ, हम्म। एक यहाँ से अटैच हुआ, 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 एक यहाँ से अटैच हुआ ना। तो ये अटैच क्यों हुए, देखो ये है सर हाइड्रोफोबिक Exhaust. The सर वो hydrophobic हाइड्रोफोबिक है। हाँ हाइड्रोफोबिक है एग्जॉस्ट। वो। yes sir. क्या क्या है और वो? हाइड्रोफोबिक। Hydrophobic कौन है type. हाइड्रोफोबिक। सर ये Tail. जो अट्रैक्ट हुए हैं ऑयल से वो हम्म हाइड्रोफोबिक है, इसलिए देखो वो The यहाँ tail in अट्रैक्ट। short. C17, हाँ वेरी गुड बेटा, C17H35COO Na था ना, CO माइनस भी पकड़ो चलो आप, हम्म। तो Yes एंडिंग sir. में है O माइनस और Na प्लस, तो उतना जो लास्ट का पोर्शन है वो पोलर है, बाकी जो C17H35 वाला पार्ट है ना पूरा, वो तो हाइड्रोकार्बन ही है, हम्म। तो वो Yes sir. हाइड्रोफोबिक है। और ऑयल हाँ खुद sir. हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक को तो अट्रैक्ट करेगा ना। Yes sir. तो ये इतना लॉन्ग मॉलिक्यूल था, ये हिस्सा है C17H35 और ये हिस्सा है CO माइनस और Na प्लस। अगर ये ऑयल का ड्रॉप है, तो ऑयल का ड्रॉप और ये C17H35 ये आपस में जुड़ेंगे, एक यहाँ से भी जुड़ेगा, एक नीचे से भी जुड़ेगा, एक यहाँ यस से भी सर। जुड़ेगा, एक यहाँ से भी जुड़ेगा और एक यहाँ से भी जुड़ेगा। तो ऐसा एक सर्कल बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड, क्योंकि उसकी साइज बन गई 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में। अब Yes देखो sir. हुआ क्या कि पूरा का पूरा जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो अंदर रह गया, और जो बड़ा सा जो पार्टिकल बना है उसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, ठीक है। यस सर। Yes sir. Na प्लस तो है ही ना, मतलब C17H35CO माइनस Na प्लस था, तो Na प्लस तो उसकी चारों तरफ है ही है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पूरा का पूरा एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया है और हाइड्रोफोबिक पोर्शन उसके अंदर रह गया है और हाइड्रोफिलिक पोर्शन पूरा उसके सरफेस के ऊपर आ गया है, ठीक है। Yes और sir. अब पानी डालो, तो तो हाइड्रोफिलिक वो पानी के साथ ही निकल जाएगा. वो तो पानी को अट्रैक्ट करेगा और पानी उसको बोलेगा चल मेरे साथ, तो वो चलने लगेगा, तो साथ में बीच वाला पोर्शन भी तो चला जाएगा ना। आया आप लोग को यस समझ में। सर। तो दिस Yes, इज हाँ नोन एज सर. क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। पहले डर्ट या ऑयल के ऊपर एक एसोसिएटेड कोलॉइड बनता है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन अंदर रह जाता है,
हाइड्रोफिलिक पोर्शन बाहर रह जाता है और पानी जैसे डालते हैं तो क्योंकि लाइक डिजोल्व्स लाइक, हम लोग बोलते हैं H2O, और पोलर पार्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो लेके चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑयल के ड्रॉप्स फिर कम होने लग जाते हैं यूजिंग डिटर्जेंट या फिर सोप। दिस इज नोन एज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप आप लोगों के गुजरात बोर्ड में अब तक नहीं आया है क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं था लास्ट ईयर तक, लेकिन है ना सीबीएसई में ये वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म या एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो मैं कहूंगा कि ये हमारे गुजरात बोर्ड के लिए भी एक टाइम है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, तो इसको भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके आप लोग रखना। ठीक है, सर ये 10th में आया था हमें। अरे वाह, वेरी गुड। तो आप लोग को याद ही होगा, पहले बता देते मैं पढ़ाता ही यस सर। ऐसा हाँ याद है सर, पूरा। पता था थोड़ा थोड़ा। आपने नहीं, आपने बोला ठीक है कोई नहीं। वो टेल और हेड, टेल हाँ, अटैच बस, होता है। है ना। हाँ चलो अभी मैं सब स्क्रीन पूरा शेयर करता स्ट्रक्चर हूँ। के साथ बनाया था, डायग्राम भी था कैसे निकलता है डॉट। देखो ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को उन्होंने समझाया है अच्छे से। ठीक है ना, ऑयल का ड्रॉप बीच में है और एसोसिएटेड कोलॉइड्स का फॉर्मेशन उसके चारों तरफ हुआ है, और जो बाहर का पार्ट देखो वो लोग दिखा रहे हैं पोलर, और उसको बेटा अच्छे से लिखना, वो हाइड्रोफिक लिख दिया है उसने, बोले होना चाहिए एक्चुअली हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होना चाहिए, और अंदर के पोर्शन को उन्होंने दिखाया है हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बेटा। ठीक है, एक बार ये आप लोग थियरी को अच्छे से पढ़ लेना। और मेरे हिसाब से ये जो थियरी है ना, इसने लैंग्वेज का इधर उधर बहुत किया है क्योंकि मैंने क्लास में लिखवाया नहीं था ये। ठीक है, इनको मैंने बोला था खुद से लिख लेना आप लोग, तो थोड़ा सा उसने ट्राई किया है। ठीक है, तो आप लोग को मैंने समझाया है ना, उस तरह से आप लोग लिख लेना बेटा। ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो, लेकिन ओके लैंग्वेज सर। अगर इधर उधर हो तो फिर संभाल लेना उसको। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप बेटा। आगे बात करते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अभी तो हम लोग बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड में हम लोगों ने वो 8 टाइप्स फिजिकल स्टेट के बेसिस पे पढ़ लिया। फिर उसके बाद में सेकंड हम लोगों ने मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स पढ़ लिया, और एसोसिएटेड कोलॉइड का ही एक एप्लीकेशन था क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, और उसको भी पढ़ लिया। अब तीसरा क्लासिफिकेशन अब किसके बेसिस पर है? देखो बेटा 2018 में ये क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी पूछा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। ऑन द बेसिस क्या है ना, ये बेटा आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ऑन द क्या बेसिस पे पूछा गया है। कभी कभी देखो मैंने 2008 में बोर्ड में पेपर चेकिंग में मैं गया था, तो उसमें क्वेश्चन लिखा था कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, मतलब डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम पूरा लिखा था। ठीक है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम लिख दिया है इसने गलती से, तो आप डिस्पर्जन मीडियम लिख देना उसको, मैं बोल तो रहा ही हूँ वैसे। तो आधे से ज्यादा लोगों ने, मैं दिन में कुछ 75 कॉपीज चेक कर रहा था, उसके अंदर मेरे ख्याल से 50% लोगों ने मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कॉलॉइड्स लिखा था। देखो उन लोगों को आता तो ये भी होगा लायोफिलिक और लायोफोबिक, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पूछा क्या है, वो मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड पूछा है या लायोफिलिक और लायोफोबिक पूछा है। तो इस पे उन लोगों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया था, और उसके वजह से उनके मार्क्स बहुत चले गए थे। ठीक है, और उन्होंने जब वो लिखा था ना, वो जो मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिकुलर डायग्राम बना के वर्ड टू वर्ड लिखा था, तो इससे मुझे आइडिया आ गया कि उनको लायोफिलिक और लायोफोबिक भी आता ही होगा, लेकिन वो बेचारे कंफ्यूज ये हो गए कि पूछा क्या है। तो आप लोग ध्यान दो बेटा कि क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे पूछा है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से वो लोग कभी ऐसा नहीं पूछते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड, इतना नहीं पूछते। वो ऐसा बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन बताओ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। ठीक है, तो ये आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। पहला क्लासिफिकेशन जो था वो फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम के बेसिस पे था, याद आया आप लोग को? ऑन द Yes, बेसिस sir. ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, वो क्लासिफिकेशन नंबर 1 था जो 8 टाइप्स में था, और नाम के साथ में हमने पूरा का पूरा उसको पढ़ लिया। ठीक है, बराबर बोल रहा हूं मैं? हाँ सेकंड सर। हाँ क्लासिफिकेशन सर। वो किसके बेसिस पे था? नेचर ऑफ सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्स्ड फेज।
डिस्पर्स्ड फेज का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे था। तो डिस्पर्स फेज ही तो मल्टी मॉलिक्यूलर होगा, मैक्रोमॉलिक्यूलर होगा, एसोसिएटेड फॉर्म में होगा, है ना। अब यहाँ पर जो तीसरा क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम है। डीपी डिस्पर्स फेज, डीएम डिस्पर्जन मीडियम, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन पावर कैसा है उसके बेसिस पर हम लोग अभी क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग को क्लियर है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाए तो कौन सा क्लासिफिकेशन लिखना है बेटा? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना इसके अंदर? अच्छा, अब ये अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 2018 में ये पूछा हुआ है, 2019 में इन्होंने नहीं पूछा, 2020 इस साल भी इन्होंने नहीं पूछा है, और आप लोग एग्जाम देने वाले हो 2021 में, और हो सकता है कि अब 3 साल के बाद में उन लोगों को रिपीट करने का ये क्वेश्चन मन करता है। तो आप लोगों के लिए तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो है वो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो ये जरा अच्छे से देख लेना। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन कैसा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही को तो इंटरेक्शन कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटरेक्शन कहते हैं हम लोग। और डीपी मतलब डिस्पर्स फेज, डीएम का मतलब डिस्पर्जन मीडियम। अब इंटरेक्शन है तो दो ही चीज हो सकती है, या तो इंटरेक्शन पावरफुल होगा, स्ट्रांग होगा, या तो इंटरेक्शन वीक होगा। दो ही तो बात होती है ना उसके अंदर। इंटरेक्शन या तो स्ट्रांग होता है या तो वीक होता है। अच्छा, अगर मैं दो चीजों को मिलाना चाहूं और उनके बीच में अट्रैक्शन अपने आप में हो ही ऑलरेडी, तो वो एक स्टेबल कोलॉइड बनाएंगे कि अनस्टेबल? अगर मेरे को एक टास्क दिया जाए स्कूल में कि क्रुशव और माधव की दोस्ती करा के बता, तो क्या ये टास्क में मैं पास होऊंगा कि फेल? सर हाँ 100%। सर। पास हो जाएंगे ना? 99.9% तो काम हो गया है ऑलरेडी। हाँ खाली बात करने की फॉर्मेलिटी करनी है मेरे को। तो ये लोग तो ऑलरेडी दोस्त हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ सर। डीपी को डीएम से मिलाना है और उनके बीच में इंटरेक्शन पहले से बहुत स्ट्रांग है, तो क्या ही बात, मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। डीपी और डीएम को मिलाया, लो ये बन गया कोलॉइड, ठीक है। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन अगर पुअर रहा, मतलब डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग नहीं है, और मुझे कहा जाए कि अब आपको कोलॉइड बनाना है, तो सिंपल मिक्सिंग से तो नहीं बनेंगे, कोई एक स्पेशल मेथड हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखो, एक नाम है इसके अंदर लायोफिलिक और दूसरा नाम है इसके अंदर लायोफोबिक। फिलिक का मतलब ही आप समझ गए होंगे, लविंग होता है, और फोबिक का मतलब ही हाँ आप सर। समझ गए होंगे, हेटिंग होता है। और भी। लायो का मतलब होता है बेटा सॉल्वेंट, लिक्विड। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लायोफिलिक के अंदर जो डीपी और डीएम के बीच में जो इंटरएक्टिव फोर्सेस होती है वो स्ट्रांग होती होगी, नाम में ही पता चल रहा है। और लायोफोबिक के अंदर डीपी और डीएम के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती होगी, ठीक है, या अच्छे से नहीं होती होगी, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट लायोफिलिक के अंदर क्या लिखा हुआ है कि दे आर सॉल्वेंट लविंग, बोल सकते हैं, और लिक्विड लविंग बोल सकते हैं बेटा। आप लोग याद करो बेटा, अभी मैं सामने आऊंगा, ये डेफिनेशन, ये अपना डिफरेंस बिटवीन करवाने के बाद में, और आप लोगों से पूछने वाला हूं मैं। याद करो, मतलब है ना, सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड आपको मिलने वाले हैं। लायोफिलिक का मतलब क्या? लिक्विड लविंग या लिक्विड हेटिंग? लविंग। लविंग सर, लिक्विड फिलिक लिखा हुआ है, तो या लिक्विड लविंग बोलो या सॉल्वेंट लविंग बोलो, बात एक ही है, मतलब कोई अलग नहीं बोल रहे हैं हम लोग। तो लायोफोबिक के अंदर बेटा क्या लिखेंगे? दे आर सॉल्वेंट हेटिंग या फिर लिक्विड हेटिंग। लविंग का मतलब इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रांग होगा या वीक? स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रांग होगा बेटा। लविंग है मतलब बॉन्डिंग उनकी स्ट्रांग होगी, माधव और क्रुशव की बॉन्डिंग स्ट्रांग है। देयर इज स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, ठीक है। और लायोफोबिक के अंदर देयर इज नो सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो ना, ये मैंने बच्चों को भी बोला था
कि डीपी और डीएम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ, आप लोग को यूज नहीं करना है। डीपी और हाँ सर। डीएम खाली टाइम हम लोग बचा लेते हैं घड़ी घड़ी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम नहीं लिख के। लेकिन क्या है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, क्लास में मैंने उनको डिस्पर्स फेज ही बोला होगा, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी बचाई और डीपी और डीएम ही लिखा है इन्होंने। लेकिन अगर एग्जाम में आप लोग डीपी और डीएम लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे बेटा, है ना, क्योंकि ये डिस्पर्स फेज को डीपी का एब्रीविएशन नहीं मिला हुआ है और डिस्पर्जन मीडियम को डीएम का एब्रीविएशन नहीं मिला हुआ है ना। वो तो हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं चलने वाला। आप लोग को पूरा का पूरा डिस्पर्स फेज और पूरा का पूरा डिस्पर्जन मीडियम जब भी यूज करना हो तब लिखना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में ऐसा बोला गया है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, एकदम बात सही। और इसमें लिखा हुआ है देयर इज नो सच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। चलो ठीक है। यहाँ पे देखो एक सवाल ये है कि अगर डीपी और डीएम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डीपी और डीएम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस के वजह से स्टेबल होंगे। ऋषभ और माधव की दोस्ती है और उनको एक कमरे में रखना है साथ में, तो रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो आपस में समझ के रहेंगे 1-2 घंटा। नहीं बोल रहा हूं। हाँ तो उनके बीच में झगड़ा नहीं होगा, तो वो स्टेबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन ऐसा कह रहे हैं लायोफोबिक में कि डीपी और डीएम के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, डीपी और डीएम के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो फिर वो कोलॉइडल स्टेट में एग्जिस्ट किस तरह से करते होंगे। तो अब यहां पर है कि दे आर, पॉइंट पढ़ो, तीसरा पॉइंट, लायोफिलिक के अंदर क्या लिखा हुआ है कि दे आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू एफओए। देखो ये बेवकूफ ने एफओए लिखा है, तो आप लोग क्या लिखना है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन। बिटवीन डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। वो समझ में आ गया आपको लायोफिलिक का पॉइंट। तो हाँ क्यों सर। स्टेबल है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से स्टेबल है। किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? डीपी एंड डीएम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो स्टेबल है, ठीक है। लायोफोबिक की बात करें बेटा, तो लायोफोबिक के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं होती है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो दे आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन, अरे रे रे, बिटवीन डीपी एंड डीपी। बेटा इसको चेंज करो यार, क्या, एक ही मिनट। हाँ, ये थोड़ा उसने लोचा कर दिया, शायद मैंने भी ये डिक्टेट नहीं किया होगा, इनको खुद से ही लिखने को बोला होगा। they are stabilized due to force of repulsion between dp, यहाँ पर आएगा बेटा एंड डीपी ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। डीपी और डीपी के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो स्टेबल है। मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो तो आगे बात हाँ बढ़े, सर। ठीक है ना। हाँ हाँ सर। अच्छा सर, हाँ अब सर, हाँ ये सर। लोगों को पॉइंट समझ में नहीं आ रहा कि दे आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन डीपी एंड डीपी। देखो हम लोगों को अगर कोलोइडल स्टेट में एग्जिस्ट रखना है किसी चीज को, तो हमें पार्टिकल की साइज क्या चाहिए बेटा? जो पार्टिकल की साइज होती है कोलोइड्स के अंदर वो कितनी होती है? सर 1 नैनोमीटर से 10 की पावर 3। हाँ 1 नैनोमीटर से 10 की 10 की पावर पावर। 3 नैनोमीटर के बीच में होनी चाहिए। अगर स्टेबल है तो फिर यही साइज रेंज वो शो करेंगे, और अगर हाँ स्टेबल नहीं है तो उनकी साइज धीरे धीरे करके बढ़ जाती होगी, और वो 10 की पावर 3 को भी एक्सीड कर जाते होंगे, और वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाते होंगे। हम लोग हाँ यही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि दे आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन डीपी एंड डीपी, ठीक है। एक ही मिनट, थोड़ा मैं समझाऊं आप लोग को। स्टॉप, क्या स्टॉप प्रेजेंटिंग, ठीक है। इसको जरा समझो आप लोग। देखो ये डीपी है, डिस्पर्स फेज, और ये डिस्पर्जन मीडियम। इनके बीच में अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये कैसा कोलॉइड हुआ? बोलो भाई। डीपी और डीएम
के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो कौन सा कोलॉइड? लायोफोबिक कोलॉइड। लायोफिलिक। फिलिक कॉलोइड। लायोफिलिक। हाँ सर फिलिक ही बोला। लायोफिलिक। डीपी एंड डीएम यार, कम ऑन। डीपी और डीएम के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है तो लायोफिलिक है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोग को। देखो ये पानी है, मैंने इतना सारा स्टार्च लिया। स्टार्च, स्टार्च पता है ना आप लोग को, बायो वालों को पता ही है। स्टार्च डाल दिया इसके अंदर मैंने, हाँ सर। इसको मैंने शेक करा, हाँ बन गया स्टार्च सॉल्यूशन। हाँ क्यों? क्योंकि स्टार्च का मॉलिक्यूल और पानी के बीच में दोस्ती थी, बना दिया उन्होंने क्या, कोलॉइड। ठीक है, लेकिन अगर डीपी जो ऊपर से डालने वाला हूं और डीएम, इनके बीच में इंटरेक्शन है ही नहीं, तो फिर तो ऊपर का उनको ऊपर ही है। लायोफोबिक। हम्म, तो सर लायोफोबिक स्टेबल क्यों होते हैं, यही हमारा सवाल है और इसी का जवाब मैं आप लोग को दे रहा हूं। ठीक है, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये बार अट्रैक्शन नहीं, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू डीपी। डीपी और डीपी के बीच के रिपल्शन की वजह से वो स्टेबल होते हैं। अब इसका मतलब समझना, एसोसिएटेड कोलॉइड में एक पॉजिटिव मिसल मैंने बनाया था या नेगेटिव मिसल बनाया था, तो क्या उसके सरफेस पर एक चार्ज आया था बेटा? कोई चार्ज आया था उसके ऊपर? मिसल, मिसल का फॉर्मेशन किया था एसोसिएटेड कोलॉइड में, हाँ तो जो C17H35CO माइनस आया था, उसके जब मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हुए थे तो उसके सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, तभी उसको नेगेटिव मिसल कह रहे थे हम लोग। बराबर है? यस सर। यस सर। तो मान लो कि ये एक मॉलिक्यूल यस है सर। और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके सरफेस पे भी नेगेटिव चार्ज है और इसके सरफेस पे भी नेगेटिव चार्ज है। अगर आपको याद हो तो परसों के क्लास में मैंने आप लोग को ये बताया था कि चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस सर। क्यों चार्ज इंपॉर्टेंट है? अगर ये चार्ज नहीं होता तो इनके बीच में रिपल्शन नहीं होता, यस सर। है ना, और रिपल्शन नहीं होता तो अट्रैक्शन होता, और अट्रैक्शन होता तो ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते और इनकी साइज फिर 10⁻³ नैनोमीटर से एक्सीड हो जाती, और अगर साइज बड़ी हो एक्सीड हो जाती। जाती तो कोलॉइडल स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तब तो फिर वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो यस जाता। सर, सस्पेंशन। बराबर है? तो ये जो कोलॉइड था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सरफेस के चार्ज वाला, वो कोलॉइडल स्टेट में एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके एक डीपी और दूसरे डीपी के बीच में फोर्स ऑफ क्या है, रिपल्शन। पता है आप लोग को, है ना? तो लायोफोबिक Yes, में sir. क्या लिखा हम लोगों ने, भले से डीपी का अट्रैक्शन डीएम के साथ में नहीं है, लेकिन जो दो डीपीज है ना, वो भी आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल। और अगर रिपेल करेंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो कंबाइन नहीं होंगे, और कंबाइन नहीं होगी तो उनकी साइज बड़ी नहीं होगी, मतलब 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में ही रहेगी, मतलब कोलॉइडल स्टेट एग्जिस्ट करेगा। बोलो भाई बोलो, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, हाँ है ना? हाँ, तो लायोफिलिक जो है Yes, वो sir. क्यों है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से है। किसके बीच में? डीपी और डीएम। बराबर? यस और सर। लायोफोबिक स्टेबल क्यों है? फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। किसके बीच में? डीपी और डीपी। मैं लास्ट में पूछने वाला हूं आप लोग को, बता रहा हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोग के 2021 के बोर्ड के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मान के चलो कि 90% तो यही क्वेश्चन आने वाला है आप लोग को इस चैप्टर में से। एक ही क्वेश्चन आता है 3 मार्क का, यह आ गया तो चांदी चांदी हो जाएगी आपको। मैं याद Okay, करवाने sir. छोड़ूंगा, हर एक से बुलवाने वाला हूं अभी। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन है, तो वो कंपैरेटिवली लायोफोबिक के कंपेयर में स्टेबल होगा या अनस्टेबल? जो हाँ, सर। लायोफिलिक है वो हाँ। लायोफोबिक के कंपैरिजन में आपको क्या लगता है, स्टेबल होगा या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा। नहीं सर, माधव और अट्रैक्शन। पुरुषप को साथ में रखेंगे, नहीं सर, स्टेबल होगा। ध्यान ले लेंगे, नहीं 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 सर। आराम से रहेंगे ना, तो हाँ आराम से रहने को स्टेबिलिटी बोलते हैं। डीपी और डीएम के बीच में अच्छा खासा इंटरेक्शन है, बहुत हाँ, तो घनिष्ठ फिर प्यार है, घनिष्ठ प्यार बोलते हैं ना, वो वाला प्यार है उनके बीच में। तो अगर इतना ज्यादा प्यार है तो वो स्टेबल रहेंगे बेटा। लायोफोबिक में तो डीएम डीपी को धक्का मार रहा है,
डीपी डीएम को धक्का मार रहा है और आपस में दो डीपी भी एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, तो बेचारे काफी अनस्टेबल है। अब एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं वो मैंने बताया, डीपी और डीपी के बीच में रिपल्शन। लेकिन आप लोग को पता है कि दो लोग एक दूसरे को धक्का मारते हैं ना, तो वहां पर एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है बेटा। हाँ सर। समझ में आ रहा है? मुर्तजा और किसको रखे, आदित्य, मुर्तजा और आदित्य एक दूसरे को मारा मारी करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे अगर बाई चांस, ये वैसे दोनों लोग के बीच में बहुत प्यार है, खाली नाम पर लेने के लिए बोल रहा हूँ, उनके अगर बीच में अगर रिपल्शन हुआ तो क्या वो स्टेबल रहेंगे? नो सर। स्टेबल नहीं रह सकते ना, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है। तो कंपैरेटिवली लायोफोबिक अनस्टेबल होता है, कंपैरेटिवली लायोफोबिक स्टेबल होता है। समझ में आ गया? अच्छा, मुझे लायोफिलिक कोलॉइड को बनाना है, क्या करूं? लायोफिलिक कोलॉइड को मुझे बनाना, अभी बना के दिखाया मैंने आप लोग को, बॉटल लेके, वो भी क्या करूं? हाँ सर, स्टार्च डालेंगे सर। स्टार्च तो एक एग्जांपल था, क्या करूं? डीपी और डीएम को मिक्स कर दूं? हाँ सर। यही बोलना चाह रहे हो ना? स्टार्च डीपी था, पानी डीएम, खाली मिक्स तो किया था हमने। हाँ सर, सॉलिड को मिक्स वी आर प्रिपेयर्ड जस्ट बाय मिक्सिंग। और लायोफोबिक को बनाने के लिए किसी स्पेशल मेथड की जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि वहां पर डीएम डीपी को नहीं बुला रहा है और डीपी डीएम के पास नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, दो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन फिर भी 2 घंटे के लिए उनको एक कमरे में रखना है, क्योंकि मुझे उनको एक साथ में रखने वाला कुछ काम है, तो कुछ स्पेशल टेक्निक मुझे लगानी पड़ेगी ना, कुछ उनको ध्यान लगाना पड़ेगा कि किस तरह से उन लोगों को मैं एक ही कमरे में 1 घंटे के लिए रखूं। जबकि कुरुशव और माधव को तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो एक कमरे में साथ में रह सकते हैं, 2 घंटे तक रह सकते हैं, कोई बात नहीं, स्टेबल है काफी, है ना? तो ये थोड़ा सोचो ऐसा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, लायोफिलिक को बनाना है तो डायरेक्ट मिक्सिंग, लायोफोबिक को बनाना है तो स्पेशल मेथड। वो स्पेशल मेथड सर क्या होती है? इसके जस्ट बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स पे ही जा रहे हैं, तो वहां पे स्पेशल मेथड आपको सिखाने वाला हूँ। अभी तो क्या है, अपने को पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस के पॉइंट्स नोट करने हैं, तो आप इस तरह से बोल सकते हो। चलो आ गया समझ में? अच्छा, अगर एक को आपको कंपैरेटिवली रिवर्सिबल रखना है और एक को इरिवर्सिबल रखना है, तो किसको रिवर्सिबल रखोगे? रिवर्सिबल का मतलब सर लायोफोबिक करने के बाद में वापस लायोफिलिक को रिवर्सिबल रख सकते हैं बेटा? तो पूरा मिक्स हो जाता है लायोफिलिक को, हाँ, क्योंकि मान लो कि डीपी और डीएम को मिला लिया, बन गया कोलॉइड। अब किसी तरह से डीपी और डीएम को सेपरेट कर लिया, वापस मिक्स होगा, तो सर लायोफिलिक होगा, है ना? रिवर्सिबल ही होगा बेटा। डीपी और डीएम को हमने अलग किया, वापस एक साथ छोड़ दिया, वापस बन जाएंगे। डीपी और डीएम को अलग किया, वापस मिक्स किया, वापस बन जाएंगे। लेकिन अगर लायोफोबिक मेरा बना पड़ा है और उसमें से डीपी और डीएम को मैंने अलग कर लिया, तो मुझे वापस बनाना है, तो वापस मुझे स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। है ना? तो अगर कंपैरिजन की बात करनी है तो लायोफोबिक के कंपैरिजन में लायोफिलिक रिवर्सिबल होता है, बराबर बोल रहा हूं मैं, और लायोफोबिक इरिवर्सिबल होता है। ठीक है? अच्छा, अब है ना, एक पॉइंट ऐसा है जो आप लोगों को चैप्टर के खत्म होते होते समझ में आएगा, लेकिन आप लोग को अभी याद तो करना है। लायोफिलिक के अंदर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो सबको पता है बेटा, पता है, NaCl, NaCl2, ये सारे जिसको तैयार होता है इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको। अगर लायोफिलिक कोलॉइड पड़ा हुआ है और मैंने ढेर सारा उसके अंदर NaCl डाल दिया, MgCl2 डाल दिया, जो मेरा मन किया वो डाल दिया मैंने, इलेक्ट्रोलाइट, तो लिखेंगे देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन लायोफिलिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट के डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आप लोग याद रखो। ठीक है? लायोफोबिक के अंदर या ऐसा बोलना है, अंडरगो कोएगुलेशन। वर्ड सुनो जरा, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, कोएगुलेशन एक टॉपिक है, लेकिन वहां पे ज्यादा समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है? अभी खाली पॉइंट्स बनाओ। अंडरगो कोएगुलेशन ऑन एडिशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। लायोफोबिक के अंदर अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को डालता हूं तो उसका कोएगुलेशन हो जाता है,
मैंने आपको अभी तक कोएगुलेशन का मतलब भी नहीं समझाया, किस तरह से हो जाता है वो भी नहीं समझाया, क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये पॉइंट को अभी आप फिलहाल के लिए याद करो, ठीक है। लायोफिलिक के अंदर क्या, देयर इज नो एडिशन ऑफ, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और लायोफोबिक के अंदर क्या, अंडरगो कोएगुलेशन ऑन एडिशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज एग्जांपल। बता सकते हो लायोफिलिक का क्या एग्जांपल होगा, बना के दिखाया अभी आप लोग को मैंने। स्टार्च सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च बोल तो गम भी बोल दो, फिर वहां पे पढ़ा ना हम लोगों ने, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, गम एक्सेट्रा। अब बताओ लायोफोबिक में क्या एग्जांपल लोगे। ऐसे ही दो एग्जांपल की कैटेगरी आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। आपको याद है मैक्रोमोलिकुलर में क्या एग्जांपल लिया था, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, गम का ही एग्जांपल लिया था वहां पे, है ना। और वो एग्जांपल आप लोगों ने कहाँ चिपका दिया अभी, लायोफिलिक में। लायोफिलिक में। तो मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि लायोफोबिक में वो एग्जांपल चिपकाना है जो आप लोगों ने मल्टी मॉलिक्यूलर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बोलो सर मैं मटेरियल और नॉन मटेरियल वाला। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल के सल्फाइड्स, ये सब लायोफोबिक कोलोइड के एग्जांपल। यस सर। ठीक है। और इनफैक्ट कोलोइडल सॉल्यूशन गोल्ड का तो हम लोग इस चैप्टर में अभी बनाना भी सीखेंगे बेटा, ठीक है। तो तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये काम करता है बेटा, ठीक है। तो ये दिस कंप्लीट अवर डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। मेरे ख्याल से मैंने 6 पॉइंट के तो ऊपर ही बताए आपको। हाँ सर। मैं आपको 6 पॉइंट लिखने बेटा। दो मिनट आप सोच लो, फिर मैं कम से कम 3 लोगों से रिपीट करवाऊंगा पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। 6 के 6 सर। तो 6 के 6। हाँ 6 के 6 बोलना है, 6 के 6 बोल दो। या नहीं तो मैंने नहीं सर, ज्यादा बोल दिया। दो 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 करो ना सर, 3 जन है नहीं ना। नहीं क्या दो दो, पूरा 3 है। मैं आपको एक बार बोल के बताऊं, मैं आपको बोल के बताता हूँ एक बार। नहीं, आपको तो आता है, हमको हाँ नहीं सर, आपको तो आता है। मेरे को कुछ याद, रिवीजन रिवीजन। मैं आपको बताता हूँ खुले शब्द में कि मेरे को कुछ भी याद नहीं है। मैं अभी के अभी पॉइंट जनरेट करता हूँ आप लोग के सामने, ठीक है। मैं क्या कभी बात। भी पढ़ के नहीं आता आप लोग को पढ़ाने के लिए, ठीक है। हाँ वो तो ऐसा बताया नहीं सर है हमें। कि अभी आप लोग मेरे को लायोफिलिक लायोफोबिक पूछे हो तो मैं अभी 15 मिनट पहले पढ़ के आया और आप लोग को सुना दिया। नहीं, अभी मेरे को आप दिवाली पे भी पूछोगे तो भी मेरे को आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कभी याद किया ही नहीं अपनी लाइफ में कोई चीज। देखो ये लायोफिलिक है, ये वाला पॉइंट सर इसीलिए आप सर और हम स्टूडेंट है ना। हाँ सर इसीलिए आप सर और हम स्टूडेंट है। वाह 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 राज, तूने क्या बात करी यार, मेरे को तो पता ही नहीं था। वही तो बात है। कैसे मैं कैसे अगर ये काम करूं, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अगर ये काम करूं तो इसमें कोई नई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं सर हूं। यही काम अगर मैंने आपको सिखा दिया और आप करने लग गए तो नई बात है सर। बहुत बड़ी बात। ठीक है बेटा। तो ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब मैंने आप लोगों को आज एड्सॉर्प्शन, कैटालिसिस और कोलॉइड का जितना सेक्शन मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था वो 10-15 मिनट में आपको मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया, तो मैं तो कर ही सकता हूँ, मैं तो टीचर हूँ, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, ये अगर आप करने लग गए तो बड़ी बात है, ठीक है राज। यस सर। हाँ बस बस बस, ठीक है ना। अच्छा नहीं, मैं आपको लिंक सिखा रहा हूँ कि किस तरह से पॉइंट जनरेट करते हैं। ये लायोफिलिक है, ये लायोफोबिक है। फिलिक और फोबिक, लिक्विड लविंग, लिक्विड है। लिक्विड हेटिंग। लविंग है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग, फोर्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पुअर। पुअर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है डीपी और डीएम के बीच में, इसलिए स्टेबलाइज्ड क्यों है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डीपी एंड डीएम। तो ये क्यों स्टेबलाइज्ड है, फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके बीच में, डीपी और डीपी के बीच में। डीपी और डीपी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए कंपैरेटिवली स्टेबल, हाँ। फोर्स ऑफ रिपल्शन है कंपैरेटिवली अनस्टेबल। अनस्टेबल। डीपी और डीएम एक दूसरे को प्यार करते हैं, रिवर्सिबल। मिक्स तो बन जाएगा। हाँ रिवर्सिबल। हाँ सर, हाँ बना सर। दे फिर रिवर्सिबल करना है ना, लिंक करो। तो क्या बोला मैंने, मिक्स हो जाएगा। डायरेक्ट मिक्सिंग से बन जाएंगे, इनको स्पेशल मेथड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बन गए, अलग किया, वापस बन जाएंगे। हाँ बन रिवर्सिबल। गए, अलग किया, वापस बन जाएंगे, रिवर्सिबल है।
बन गए, अलग किया, वापस स्पेशल मेथड की जरूरत पड़ेगी, रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है। ठीक है, और एक पॉइंट सर मोहम्मद सर ने आपको याद करने को बोला है, इतना काम तो आप मेरा कर ही सकते हो। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और अंडरगो And- कोएगुलेशन ऑन एडिशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ इतना सर। मैंने ट्रिक से हो सिखाई गया दिया। सर, हो गया। लायोफिलिक मैंने आपको बना के दिखाया था, वो अभी आप पूछ लो याद होना चाहिए, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च स्टार्च, गम। गम। लायोफिलिक में आएंगे, गम मैंने आपको बताया था कि उसमें मल्टी मॉलिक्यूलर वाला इसमें अटैच कर दो, फिर कोलोइडल सॉल्यूशन हाँ ऑफ सर। मेटल, नॉन मेटल। नॉन मेटल हाइड्रोजन। हाँ ठीक है ना बेटा, तो ये सब चीजें याद नहीं करी हुई है, ये सब चीजें लिंक्ड है। मेरे को समझ में आ जाता है कि डीपी और डीएम इतने अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या टेंशन है, अपने को मिलाओ, मिला है है ना। सर। अभी आप तो पूछो इसी सर। बात होगी, एसिड और बेस को बोलना पड़े आपस में, रिएक्ट करो बेटा, रिएक्ट करो, रिएक्ट करो, ऐसा बोलना हाँ। पड़ता है एसिड और बेस को। नहीं, एक नहीं कंटेनर में एसिड अब डाला, बेस डाला, खत्म, सॉल्ट और पानी अपने बना आप देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को बेटा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। बहुत अच्छी बात है। चलो, तो अभी कोई एक जन से शुरुआत करते हैं। हाँ सर। मैंने सुना आप हुआ है बोल। लेडीज फर्स्ट, आप लोगों ने भी सुना है हाँ क्या? बराबर है। हाँ, बहुत सुना बार है, सुना है सर। बहुत बार सुना है सर। मैंने भी सुना पढ़ने हुआ है में तो लेडीज सबसे पहले आते हैं ये लोग पढ़ने में। लेडीज फर्स्ट बेटा, है ना। आलिया को बुला देते हैं, उसका नाम भी ए से शुरू हो रहा अरे है ना। बराबर। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जाते हैं, ए हाँ। ए हाँ बराबर। ए के अंदर भी ए। हाँ सर, आलिया एक माइक, के अंदर है। क्या हुआ आलिया? हाँ हाँ सर, मैंने तो सही बोला था, बोल बहुत रहे एक नंबर की आलसी हो गई है। नहीं सर, the lyophilic colloid and lyophobic colloid, liquid loving, liquid hating, they are, है ना सर। बोल बोल बेटा, सही बोल रही है। हाँ, lyophobic are liquid loving and lyophilic are liquid loving and lyophobic are liquid hating group. Lyophobic, second point, there is strong force of attraction and there is no strong force of attraction in lyophobic colloids. बिटवीन डीपी एंड डीएम, डीपी और डीएम के टर्म्स बात करने का बेटा। अट्रैक्शन है किसके बीच में? डीपी और डीएम के बीच में, ना। Okay, they are unstable. They are stable lyophilics, ma'am. They are stable because of DP and DM attraction, and lyophobic third point, they are stable because of repulsion between DP and DP. फोर्स ऑफ रिपल्शन बोले ना बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। हाँ, lyophobic is comparatively stable than lyophobic. है ना सर? हाँ बोल बेटा, बोल बराबर। Lyophilic is comparatively stable than lyophobic. It's not, and lyophobic is not stable as compared to lyophilic. कंपैरेटिवली अनस्टेबल बोल देने का बेटा। Comparatively unstable. Lyophilics are reversible and lyophobics are irreversible. Last पहले point. बना देने का और उसके बाद में रिवर्सिबल या रिवर्सिबल का पॉइंट डालने का, अच्छा रहता है। हाँ सर। है ना, बनाने की बात कर लेने की, तो लिंक टूटती नहीं है फिर। Lyophilics can be made by simple mixture process, and lyophobic colloids require special treatment for their production. स्पेशल And, मेथड्स special methods. Lyophobic colloids, on addition of weak electrolyte, there is no such effect. While in lyophobic colloids, the addition of weak electrolyte, colligation is formed. अंडरगो कोएगुलेशन। Coagulation, sir. Sorry, sir. डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग तो बायोलॉजी पढ़ते हो, मतलब इतने खतरनाक खतरनाक वर्ड पढ़ लेते हो आप लोग। हाँ, लेकिन सर वो एकदम से याद नहीं होते। कौन सा है? कोएगुलेशन। Coagulation. Okay, sir. और एग्जांपल दे दे बेटा अभी बस। Example of lyophilic starch solid, है ना? Starch colloid and वगैरह कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, गम एक्सेट्रा, है ना। etc. और उसमें लायोफोबिक में तो कोई एग्जांपल है? सोच रही हूँ, मैं भूल गई।
अरे मल्टी वाला चिपका दे इसके अंदर, मैक्रो वाला इसमें चिपकाई तो मल्टी वाला उसमें चिपका देने का। सर आप ही बोल दो, याद नहीं आ रहा है। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल, मेटल के हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, हाँ याद आ गया। मेटल के एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड। मेटल के सल्फाइड्स। हो गया ना बेटा? ठीक है, यस समझ में आ सर। गया? चलो हाँ। एक जन कोई और बोलो बेटा। सर आगे आप आने बता दो। दो कौन बोलेगा। लेडीज फर्स्ट तो हो चुकी, हाँ सर। हाँ तो सर अब जेंट्स देख लो। और मेरे को लगता है बाकी लेडीज जा चुकी। हाँ सर। हाँ सर, सर। वो छोड़ एक पता लेडीज चला कि मोहम्मद सर पूछ रहे तो चले गए। वो भी लेडी है सर। मैं सही कह रहा हूँ ना सर, आयुष? सर वो आयुषी पिनांगे सर, है ना। पिनांगे। अल्फाबेटिकल बोला ना हाँ सर। मैं हूँ, सर को भी पता है कि मैं हूँ। तू तो सर हमेशा है। आयुषी के घर है ना, वो मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है इसलिए वो गई है, उसका कॉल आया था मुझे, होता है। बोलने को बोला था। सर अपना सर समझ रहे अल्फाबेटिकल हैं, सर समझ। सब समझ रहे हैं। अरे वो तो कब की निकल गई है, सर जब डिफरेंस करवा रहे थे ना तब की निकल गई है, उसको पता भी नहीं है कि सर पूछने वाला है ऐसा कुछ क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, चलो। सर अभी आप पूछ लो। वैसे मेरी हंसी रुक नहीं रही है लेकिन रोक के रखा हूँ। हम दिखाई दे रही है सर। दिख रहा है। अच्छा तो अभी कोई लड़का बोले तो जरा अच्छा लगे मेरे को भी। सर अब्दुल बोलेगा। हाँ बोलो सर। अब्दुल ओके बेटा सर, बोल। मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। अब्दुल ओके अब्दुल। बेटा, ये हुई ना बात। आया वाला मैं बोलता हूँ सर। हाँ चल Sir, lyophilics are solvent lover and lyophobics are solvent hating. Uh, हाँ, they are lyophobic colloids are strong. Lyophobic colloids are strong due to force of attraction between लाया dp फिलिक and बेटा, लाया dm. फिलिक। Sorry, sir. Lyophilic are strong force of attraction due to dp and dm, and lyophobic are strong. And lyophobic have no such force due to between dp and dm. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। So they are stabilized due to force of attraction between dp and dm. Lyophilic and lyophobic are strong due to force of repulsion between dp and dp. वेरी गुड बेटा। Lyophilic are reversible and lyophobic are irreversible. और Lyophilic lyophilic shows no effect. Lyophilic shows no effect of weak electrolyte, and lyophobic undergo of coagulation in addition of weak electrolyte. वेरी गुड बेटा। और Example of lyophilics are colloidal starch and colloidal solution of starch and gum, and example of lyophobic are colloidal solution of metal, non-metal, metal hydrides and metal sulfides. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड है ना। अच्छा अभी खाली ये तो बोलना भूल गया है कि दे आर प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय मिक्सिंग, और लायोफोबिक के अंदर दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स। ये तो बोलना भूल गया। और उसके बाद में दे आर कंपैरेटिवली स्टेबल देन लायोफोबिक, और वो दे आर कंपैरेटिवली अनस्टेबल देन लायोफिलिक। ठीक है बेटा? चलो मेरे ख्याल से सब लोगों को याद हो गया होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के लिए मेरे को लगता है कि ये साल आने वाला है 3 मार्क के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी जरा मैं आप लोगों को पीडीएफ अपने देख लेते हैं कि एक पेज भर के उन्होंने डिफरेंस बिटवीन लिखा है, तो क्या यही है सब कि और कुछ रह गया अपना? प्रेजेंट स्क्रीन नहीं हो रही यार। हाँ हो रही। चलो शुरू से एक बार पढ़ लेते हैं वैसे। यार ये ओपन नहीं हो रहा। चलो
अच्छा, ये क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पर था बेटा, ये नहीं भूलना, ठीक है। नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। लायोफिलिक के अंदर सॉल्वेंट लविंग, लिक्विड लविंग लिखा हुआ है। लायोफोबिक के अंदर सॉल्वेंट हेटिंग या लिक्विड हेटिंग लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन डीपी एंड डीएम, और लायोफोबिक के अंदर ऐसी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। लायोफिलिक जो है वो स्टेबलाइज होता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, जबकि लायोफोबिक जो होता है वो स्टेबलाइज होता है ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन डीपी एंड डीपी। डायरेक्टली प्रिपेयर हो जाता है मिक्स करने से। स्पेशल मेथड ज़रूरी होता है प्रिपरेशन के लिए लायोफोबिक कोलॉइड को। इसलिए हम कहते हैं कि ये कंपैरेटिवली स्टेबल है, ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये कंपैरेटिवली रिवर्सिबल है, और कंपैरेटिवली ये इरिवर्सिबल है। देखो, उस लड़की ने ये रेड में ही लिखा था, कि वहां पर भी मैंने इसको ये बोला था कि ये वाले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे लिखा है उसने नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पर लिखा है अंडरगो कोएगुलेशन। ये स्पेलिंग देख लेना, कोएगुलेशन मतलब मैं समझाऊंगा आप लोग को, पूरा टॉपिक ही है कोएगुलेशन के ऊपर, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंडरगो कोएगुलेशन ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल भी आप लोग समझ गए होंगे। कोलोइडल सॉल्यूशन, गम, स्टार्च, ये सब एग्जाम्पल होते हैं लायोफिलिक के अंदर। और लायोफोबिक के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मेटल के हाइड्राइड्स, और मेटल के सल्फाइड्स, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया पूरा? हाँ सर। कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना इसके अंदर? तो अब तक हम लोगों ने कोलोइड्स का मतलब सीखा है, कोलोइड्स ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से किस तरह से अलग है ये सीख लिया, और हम लोगों ने कोलोइड्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन तीनों टाइप से ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है कोलोइड्स का प्रिपरेशन। कोलोइड को प्रिपेयर किस तरह से करते हैं ये भी आपने को सीखना है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम लोगों को कोलोइड्स को बनाना सीखना है। अच्छा, अगर मैं यही वाले टॉपिक को प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइड बोलूं तो चलेगा? लायोफोबिक कोलोइड का प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो चलेगा कि सिर्फ कोलोइड बोलूं? चलेगा सर। लायोफोबिक बोलने से ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों पता है? क्योंकि लायोफिलिक को तो खाली मिक्स करने से बनाते हैं ना। हाँ सर, इसमें स्पेशल Yes, sir. लायोफिलिक हाँ क्या सर। लिखा था, डायरेक्ट मिक्स करने पे बन जाता है। तो उसके लिए कुछ स्पेशल मेथड थोड़ी सीखना पड़ेगा अपने को। स्पेशल मेथड तो सीखते हैं हम लोग लायोफोबिक कोलॉइड्स के लिए ही। प्रिपरेशन ऑफ ये लायोफोबिक कोलॉइड ही होता है, इसने प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स लिखा है, कोई बात नहीं, चलेगा। अब सबसे पहले आप लोगों को केमिकली किस तरह से ये कोलॉइड्स को प्रिपेयर करा जाता है ये आप लोग सबसे पहले तो समझो, ठीक है। रिएक्शंस है, ये 3 रिएक्शंस आपको सीखनी है, फिर उसके बाद में ब्रेडिक आर्क्स मेथड पे हम लोग जाते हैं। आप लोग ये 3 इक्वेशन को सीखो और इसको अभी के अभी याद करो बेटा, ठीक है। लेफ्ट साइड की इक्वेशन देखो, इतना पार्ट देखो। AS2O3 मतलब ये आर्सेनिक का ऑक्साइड है। AS का मतलब होता है आर्सेनिक, ठीक है। और आर्सेनिक का ऑक्साइड अपने पास में अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। मैं ट्रिक सिखा रहा हूं आपको। आर्सेनिक का ऑक्साइड अपने पास में अवेलेबल है। अब क्योंकि हम लोग लायोफोबिक कोलॉइड बना रहे हैं, मतलब हम लोग बना रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल, या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल, या हम लोग बना रहे हैं मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स, या हम लोग बना रहे हैं मेटल के सल्फाइड्स। यही तो बात है, यही तो बना रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, तो अपने पास में आर्सेनिक का क्या प्रेजेंट है? ऑक्साइड, ऑक्साइड AS2O और 3। मुझे आर्सेनिक का ऑक्साइड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आर्सेनिक का क्या? सल्फाइड चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं लायोफोबिक कोलॉइड को, और मेटल के हाइड्रोक्साइड और मेटल के सल्फाइड्स, वही तो एग्जांपल में लिखे थे। तो अगर मेरे पास AS2O3 है तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे AS2S3 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा कुछ ऐसा जिसके पास S हो। बराबर बोल रहा हूं ना मैं? ठीक है ना बेटा? अच्छा, मुझे बताओ कि O कितने हैं यहाँ पे? 3। 3।
तो मुझे S की सोर्स में S भी कितने दिखने चाहिए? 3. 3 O को हटा के 3 S डालना है ना उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H2S, ये सोर्स ले ली सल्फर की, और नंबर ले लिया मैंने इसका 3 H2S। समझ आया आपको? तो क्या होगा हाँ सर. कि AS2 तो वैसे के वैसा रहेगा, 3 सल्फर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे AS2S3 इस तरह से। अब बताओ कि यहां से कौन फ्री हुआ? 3 यहाँ से ऑक्सीजन। 3. और यहां से कौन फ्री हुआ? 3 to 6 6 हाइड्रोजन. हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा बेटा? 3H2. 3 समझ में आ गया? हाँ. इजी था ना बेटा? ये बोल के बताना लास्ट में आप लोग को, हर एक चीज लेक्चर में इस चैप्टर की याद करनी है बस। ट्रिक मैंने आप लोग को सिखा दी। मेरे पास आर्सेनिक का ऑक्साइड था, मेरे को आर्सेनिक का सल्फाइड चाहिए था, तो सामने से मैंने H2S ले लिया। H2S के 3 मॉलिक्यूल लेने पड़े मुझे। फिर उसके बाद में जब कंबाइन किया तो AS2S3 बन गया, O3 की जगह पे S3 आ गया, और बाकी 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन से H2O ही तो बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, बन गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ना मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैंने ऐसा बोला है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन मेटल का या कोलॉइडल सॉल्यूशन नॉन मेटल का, ये भी लायोफोबिक कोलॉइड होता है। सल्फर एक नॉन मेटल है बेटा, हाँ तो सर. सल्फर का अगर सॉल्यूशन बनेगा तो वो एक लायोफोबिक कोलॉइड बनेगा। अब मेरे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, बराबर। तो मैंने क्या सोचा कि ये 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन, इसको निकालने का कुछ करूं मैं। तो उसको मैंने दिखा दिए 4H। देखा आपने? 2 ऑक्सीजन को निकालने के लिए 4H की जरूरत पड़ती है, 2 H2O बन जाते हैं क्योंकि अब क्योंकि H2 के साथ में S तो आता ही है, तो H2S आ गया हाँ ये। सर. अब क्या हो गया कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 2 H2O बना दिए। एक सल्फर यहां से और 2 सल्फर यहां से, ये बन गया 3 सल्फर, ये बन गया कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्योंकि नॉन मेटल का सॉल्यूशन भी हम लोग लायोफोबिक कोलॉइड ही तो बोलते हैं बेटा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हाँ सर. हाँ. अब Yes. बताओ कि मेरे पास मेटल का क्लोराइड है, अगर मेटल का क्लोराइड, तो मैं चाहता हूं कि इससे मेटल का क्या बन जाए? हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैंने बताया ऑक्साइड. कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स और मेटल के सल्फाइड। अब आयरन एक मेटल है और उसका हाइड्रोक्साइड, ये भी बना देगा ना कोलॉइडल सॉल्यूशन। Yes. ठीक है, तो अब मेरे पास मेटल का क्लोराइड था, तो मैंने सामने से उसको 3 H2O दिखाए। तो ये जो Fe है वो 3 H2O से मिलके FeOH थ्राइस बना दिया, कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ के 3 H और यहाँ के 3 Cl, 3 HCl ही तो बना देंगे बेटा। Yes sir. आगे समझ में आ गया आपको? Yes sir. ठीक है, अब है ना, कोई एक जन मुझे बोलो, चलो मैं अपना वो चालू करता हूँ। कोई भी एक जन बोलेगा, व्हाइट बोर्ड चालू कर लेते। चलो, सबसे पहला बोलो पंकज बोल बेटा। पंकज है कि नहीं आज? सर वो निकल जाते हैं, पता नहीं. अच्छा, आना जाना कर रहा है ऐसा। राज बोल, चल पहला वाला। वो भी चला गया क्या? नहीं है सर. यस सर. बोल बेटा, पहला वाला बोल, प्रिपरेशन। केमिकल मेथड में पहला अपना केमिकल मेथड में पहला AS2O3 अच्छा, आर्सेनिक का मेरे पास ऑक्साइड है बेटा, ऑक्साइड प्लस AS2O3। सामने से क्या लिखा बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S मतलब है ना? यस सर. H2S कितने मॉलिक्यूल्स दिखाऊं? 3. क्योंकि मुझे 3 सल्फर चाहिए AS2S3 बनाने के लिए। अब मुझे ये तो पता चल गया कि O की जगह पे S आ जाएगा, AS2S3। यस. कितने H2 निकल जाएंगे? 3H2. 3H2 निकल गए बेटा, बस। इट इज एज सिंपल एज दैट, बराबर। तो ये बन गया अपना पहला एक सॉल्यूशन।
ठीक है, सेकंड बोल कुरुशब। सर SO2 लिया था हमने। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं। इसके सल्फर को मैं यूज में ले सकता हूँ क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड बराबर। सामने से फिर H2S लिया था। H2S ले लेता हूँ। चल, कितने मॉलिक्यूल्स लूँ? सर H2 2 ले लो। 2 ले लूँ? कैसे पता चला? 2 ऑक्सीजन थे तो 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, 2 ऑक्सीजन तो मतलब हाँ है ना? 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन मिलके 2H2 बना देंगे कि नहीं बेटा? हाँ सर वैसे ही ठीक है, और एक सल्फर यहाँ से अपने को चाहिए। और 2 सल्फर यहाँ हाँ से, ये बन गया नॉन मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन। 3S। हाँ तीसरा, आयुषी और खुशी दोनों में से कोई है? नो सर, नहीं, अभी तक नहीं है। नहीं सर। नहीं सर। ये बहुत बुरा है यार, ये लोग का। मैं चलो, बोलूं सर? आप दिनांक बोल बेटा, वेरी गुड, चल तू बोल। FeCl3 अच्छा, FeCl3, हाँ बेटा FeCl3 ले सकते हैं हम लोग। मेटल का क्लोराइड है लेकिन वो नहीं चाहिए, क्या करूं? प्लस 3H2O। H2O को मैं HOH सिंप्लिसिटी का लिख देता हूँ और 3 ले लेता हूँ, है ना? तो 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन, 3HCl, क्या बना देंगे बेटा? 3 3HCl, और एक Fe बचा है, और कितने OH? FeOH thrice। 3OH, हाँ बेटा वेरी गुड। तो ये बन जाएगा FeOH थ्राइस। ये मेटल का हाइड्रोक्साइड, ये भी बन गया कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला। तो अभी हम लोगों का आज के लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। प्रिपरेशन स्टार्ट किया हमने और केमिकल मेथड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है ब्रेडिक आर्क मेथड, जो कि बोर्ड में पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये ब्रेडिक आर्क मेथड से हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। ठीक है, कुछ डाउट है तो रुको, नहीं तो जा सकते हो बेटा। ठीक है सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर। बेटा। बाय सर, थैंक यू।